आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर हम फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट आपकी थर्ड है। यूनिट थर्ड में हम चैप्टर कर रहे हैं शेयर। इसमें टॉपिक कर रहे थे शेयर सर्टिफिकेट। इसमें हम फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कर रहे हैं। तो देखिए जो इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है ये कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 46(1) में इसका बारे में बताया गया है। पहला इफेक्ट है इसका एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर, स्वामित्व संबंधी विबंधन। तो देखिए स्वामित्व संबंधी विबंधन क्या है, क्या एस्टोपल है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो शेयर यानी जो शेयर सर्टिफिकेट जो किसी पर्सन को जारी किए जाते हैं तो वो उस व्यक्ति का प्रीमा फेसी एविडेंस होता है। प्रीमा फेसी एविडेंस को हम बोल सकते हैं कि पहला प्रमाण पत्र होता है जिससे पता चलता है कि जो पर्सन है जिसके नाम पे कंपनी के शेयर है, थर्ड पार्टी देख सकती है कि इस व्यक्ति के नाम पे कंपनी के शेयर है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति जिसको शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है अगर इसने किसी जालसाजी से या कपट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा इस शेयर सर्टिफिकेट को अगर प्राप्त किया है तो उस कंडीशन में भी उसको कंपनी से अच्छा अधिकार मिलता है, जी बेशक इसने फ्रॉड के साथ शेयर सर्टिफिकेट जारी किया हो। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ये शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ये जो शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी के ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है। आपको 12:30 में सब्जेक्ट मिला था? एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर, स्वामित्व संबंधी जो विबंधन होता है। तो देखिए जो शेयर सर्टिफिकेट जारी किया है, मैंने इसमें आपको बताया था कि जिस अधिकारी ने जो शेयर सर्टिफिकेट जारी किए हैं इस शेयर सर्टिफिकेट में देखिए एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर में स्वामित्व संबंधी विबंधन में कि अगर किसी व्यक्ति ने जालसाजी से भी अगर शेयर सर्टिफिकेट जारी किया है तो उसको भी कंपनी के विरुद्ध अच्छे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो कंपनी की जो ऑथोराइज है, ऑथोराइज अथॉरिटी के द्वारा। ऑथोराइज अथॉरिटी क्या होगी कि या तो कंपनी के 2 डायरेक्टर ने साइन किए हो उसमें या एक डायरेक्टर ने एक सेक्रेटरी। ठीक है, और कंपनी की कॉमन सीट उस पर होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर कंपनी की ऑथोराइज जो बोल सकते हैं इसमें डायरेक्टर है या अगर मान लीजिए डायरेक्टर ने साइन ना करके दोनों साइन सेक्रेटरी ने ही कर दिया और एक ही सेक्रेटरी ने कर दिया तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति है जिसको शेयर सर्टिफिकेट जारी किया है उसको अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कंपनी के विरुद्ध किसी तरह की भी अगर कोई जालसाजी होती है तो उसके कारण उसको क्या है कोई भी रेम्यूनरेशन या कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई कंपेंसेशन उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये है एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है एस्टोपल एज टू पेमेंट। देखिए इसमें एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केस था कि एस राजेश सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का सेक्रेटरी था एस एंड आल्सो ए शेयर ब्रोकर, वो एक शेयर ब्रोकर भी था, दलाल भी था, अंशों की दलाली का काम करता था। डी अप्लाई फॉर 300 शेयर इन द कंपनी, डी एक पर्सन है 300 शेयर कंपनी में अप्लाई करता है एंड पेड फॉर दैट। डी एक अदर पर्सन है
डी एक ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी के 300 जो शेयर थे वो लिए थे, खरीदे थे, और उसने इनके पैसों को भी कंपनी में जमा कर दिया था। एक अदर पर्सन था होल्डर उसी कंपनी का, ठीक है। ये होल्डर जिसके पास कंपनी के कोई अंश नहीं थे, ये कंपनी में क्या दायर कर देता है, कंपनी में ये एप्लीकेशन कर देता है कि डी ने इसको कुछ अंश दे दिए हैं, यानी जो अपने उसके 300 शेयर थे वो अंश इसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। ट्रांसफर कर दिए हैं, और ट्रांसफर करने के ऐसे इंफॉर्मेशन में 1 महीने के भीतर भीतर जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसका शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देता है। कंपनी बिना इसकी जांच किए इस पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देती है, ठीक है। यानी जब वो शेयर सर्टिफिकेट जारी करवाता है तो इस पर्सन के शेयर सर्टिफिकेट को दिखाना जरूरी होता है, जो इस पर्सन ने नहीं दिखाया, ठीक है। गलती किसकी थी इसमें? कंपनी की गलती थी, ठीक है। तो बिना उसने देखे शेयर सर्टिफिकेट को नया शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया? जारी कर दिया। इसका मतलब अब ये कंपनी का नया शेयर होल्डर हो गया है 300 शेयर का, और डी जो था वो शेयर होल्डर, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो जालसाजी की इसने, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डी पर्सन है ये कंपनी से क्या है? क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बिना शेयर सर्टिफिकेट देखे ही दूसरा शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया? जारी कर दिया। ओके, तो एक ये इफेक्ट होता है इसमें शेयर सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्षतिपूर्ति तभी लागू होती है जब कंपनी की ओर से, यानी जब रूल ऑफ प्रेसिडेंस अप्लाई व्हेन द सर्टिफिकेट इज इशू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय समवन हैविंग द अथॉरिटी, कि जब ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, मतलब अगर कंपनी सचिव या कंपनी डायरेक्टर अगर इस तरह का सर्टिफिकेट बनाता है तो वो ही क्या है? दे सकता है, ठीक है। बट इफ एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी फॉर द सर्टिफिकेट द रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई एंड कंपनी शैल नॉट बी लायबल, तब ये जो रूल है एस्टोपल का ये अप्लाई नहीं होगा, अब कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। अगर द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी फॉर द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि अगर कंपनी उत्तरदायी तभी होती है कि जब कंपनी के जो सचिव होते हैं, जब इसने डी को शेयर सर्टिफिकेट जारी किया था उस शेयर सर्टिफिकेट पे क्या हो? कंपनी सचिव यानी जो अथॉरिटी होती है उसके साइन हो। अगर कंपनी अथॉरिटी के साइन नहीं है तो कंपनी लायबल नहीं होगी उस शेयर सर्टिफिकेट के, पर अगर शेयर सर्टिफिकेट जारी किए हैं उस पर कंपनी के सचिव ने या कंपनी के डायरेक्टर ने, जो भी कंडीशन थी सिग्नेचर के साथ साथ कॉमन सील अगर है तो उस कंडीशन में कंपनी लायबल होती है। तो ये क्लियर हुआ पहला एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर। सेकंड है इसमें एस्टोपल एज टू पेमेंट। भुगतान के संबंध में विबंधन, भुगतान संबंधी विबंधन। भुगतान संबंधी विबंधन क्या होता है? देखिए, अब जो एस्टोपल का शेयर सर्टिफिकेट का दूसरा जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो उसकी पेमेंट से रिलेटेड होता है।
कंपनी उससे मना नहीं कर सकती है। सेकंड कि अगर शेयर सर्टिफिकेट में ये लिखती है कि कंपनी ने पेमेंट कर दी है, यानी कंपनी को पेमेंट कर दी गई है, जिस शेयर होल्डर के नाम शेयर थे उन्होंने एक बार शेयर सर्टिफिकेट में अगर इस बात का उल्लेख कर दिया कि कंपनी के जो शेयर होल्डर था जिसको शेयर इशू किए गए थे उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो उस कंडीशन में कोई भी यानी कंपनी इस बात से मना नहीं कर सकती, चाहे रियल में उस कंपनी को पेमेंट ही ना मिली हो, ठीक है। बट अगर शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन कर दिया तो ये माना जाएगा कि कंपनी को पेमेंट हो चुकी है शेयर से। पर इस बात को ये ध्यान रखना है कि we point out that where a person know that a statement and certificate are not true, ठीक है, कि इस सिद्धांत का लाभ ऐसे व्यक्ति नहीं उठा सकता जिसे ज्ञात है कि अंश पूर्णतः नहीं है, यानी उस व्यक्ति को पता है कि उसने पूरे अंश नहीं लिए हैं या अंश प्रमाण पत्र में लिखी गई कोई बात सच नहीं है, ठीक है। तो a bona fide transfer of share can claim an estoppel against the transfer, ठीक है, यानी पूर्ण सदविश्वास के साथ अंश खरीदने वाली अंतर्गति को भी सिद्धांत का क्या है लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए एक तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में कि पेमेंट का क्या समझ में है कि भुगतान संबंधी निबंधन में कि अगर शेयर सर्टिफिकेट में लिखा गया है इस व्यक्ति ने पेमेंट फुली पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने फुली पेमेंट कर दी है। और अगर उस शेयर का शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो कंपनी को उस व्यक्ति से जिसको ट्रांसफर किया है उससे शेयर को लेने का यानी शेयर के जो मूल्य लेने का भुगतान लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले शेयर सर्टिफिकेट में लिखा जा चुका है कि उस व्यक्ति ने इसका पूरा भुगतान कर दिया है, तो जो ट्रांसफर होता है जिसको ट्रांसफर कर दिया है उससे लेने को कंपनी को कोई अधिकार नहीं होता है। तो एस्टोपल इज टू पेमेंट भुगतान संबंधी निबंधन। नेक्स्ट जो इसकी इफेक्ट है भुगतान संबंधी आबंधन के बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट है तो देखिए अंशधारी होने का ढोंग या पर्सोनेशन करने पर दंड, ठीक है, कि अगर कभी कभी कोई व्यक्ति धोखा देने के उद्देश्य से किसी अंशधारी के अंश या हित या अंश अधिपति या कूपन का स्वामी होने का ढोंग करता है, ठीक है, यानी कभी कोई व्यक्ति ढोंग करता है कि मैं शेयर होल्डर में कंपनी के शेयर खरीदूं, ठीक है, ऐसे करके वह उस मामले अंशधारी के अंश को या उसकी किसी राशि को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अगर कोई ऐसा ढोंग करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष का क्या है सजा मिलती है और कम से कम 1 लाख रुपए अधिक से अधिक 5 लाख रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है तो इसके अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में दो ही क्या है इफेक्ट्स बताए गए हैं। पहला इफेक्ट बताया गया है एस्टोपल एज टू टाइटल टू शेयर, एस्टोपल एज टू पेमेंट। टाइटल टू शेयर में होगा कि कंपनी का जो स्वामित्व है, ठीक है, स्वामित्व यानी जिस शेयर सर्टिफिकेट में जिस स्वामी का नाम लिखा है वही कंपनी का क्या होगा स्वामी माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर देता है, हस्तांतरण कर देता है अपने शेयर का, तो कंपनी को क्या है उस व्यक्ति को ही क्या है अब शेयर माना यानी जो शेयर नया शेयर होल्डर मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है पेमेंट के रिलेशन में। पेमेंट के रिलेशन में कि अगर शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन है कि जिस व्यक्ति को जो शेयर होल्डर दिए गए थे, शेयर्स जिनको दिए गए थे, शेयर होल्डर का जिसका नाम है उसने अपनी पूरी पेमेंट कर दी है, तो ये माना जाएगा कि उसने पूरी पेमेंट कर दी है। और वो जो शेयर होल्डर है अपने अंशों का ट्रांसफर अगर किसी और व्यक्ति को कर देते हैं यानी अपने अंश किसी और व्यक्ति को दे देता है, उस ट्रांसफर से कंपनी को कोई भी पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। पर जो ये काम किया जाता है वो सद्भावना से किया जाना चाहिए, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। थर्ड था देखिए अगर कोई व्यक्ति है कंपनी के शेयर होल्डर होने का ढोंग करता है, ठीक है, या कोई राशि ऐंठने का काम करता है, तो इस सिचुएशन में उसे कम से कम 1 साल की ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सजा मिल सकती है और अर्थदंड में कम से कम
अगर किसी शेयर होल्डर का नहीं कुछ किसी तरह होने का वो ढोंग करता है, ठीक है, ढोंग करता है या ट्रांसलेशन करता है, यानी अंशधारी होने का प्रतिरूपण करता है, वो ये कि मैं कंपनी का अंशधारी हूँ, ठीक, इस तरह कोई ढोंग करता है और राशि ऐंठने का प्रयास करता है, यानी झूठ बोलने का प्रयास करता है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, तो पर्सोनेशन की सिचुएशन में उसको 1 साल या 3 साल तक की सजा या कम से कम 1 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट में जो शेयर चैप्टर है इसमें हमें शेयर सर्टिफिकेट में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन देखो आपको क्या करना है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको इश्यू करने का क्या प्रोसीजर है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी है, तो ये क्वेश्चन आप अपना राइट डाउन कर लेना कि शेयर सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। What are its effects? And issuing procedure. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने आपको बताया है शेयर सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में कंप्लीटली, फिर इसके क्या इफेक्ट होता है, अभी तो इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, उसको इशू करने के क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन इसको इशू कर सकता है, किन कंडीशन में इसको इशू किया जाता है, क्या टाइम लिमिट होती है, तो ये कंप्लीटली क्वेश्चन 20 मार्क्स का हमने नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अंश प्रमाण पत्र क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसको जारी करने की क्या प्रक्रिया होती है, इसका वर्णन कीजिए, राइट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसफर, नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर, नॉमिनेशन
देखा शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उनको कैसे इशू कर सकते हैं और किन किन तरह से उनको इशू किया जा सकता है, एट पार पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है, एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस चैप्टर में मिलता है। अभी नया चैप्टर है आपका कि हम जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, नॉमिनेशन का मतलब क्या है कि नॉमिनी कौन बनता है, नॉमिनी आपने नाम सुना होगा ना बार बार कि नॉमिनी होता क्या है, नॉमिनेशन कैसे होता है, क्या ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। तो देखिए मीनिंग में हम पढ़ेंगे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी अंशों का अंतरण, प्रतिभूतियों का अंतरण, ट्रांसफर को बोलते हैं अंतरण, ठीक है, प्रतिभूतियों का अंतरण। ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रतिभूतियों का ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स अ ट्रांसफर बाय सेल और अदरवाइज बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इन्वॉल्वमेंट्री और फोर्सेस, ठीक है। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या होता है कि जब कोई अंशधारी है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने अंशों को किसी विक्रय अनुबंध के तहत प्रतिफल के बदले में, कोई कंसाइनेशन होती है, किसी और व्यक्ति को देता है तो उसको अंशों का ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा अंशों को जबरदस्ती बेचने, नीलाम करने, अंशों के हरण के लिए उनका पुनर्निर्माण करने की अंशों का हरण नहीं माना जाता, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति के पास जो शेयर होते हैं, जो शेयर होल्डर होता है वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, उसकी कंसेंट के बदले किसी व्यक्ति को अपने अंश देता है, विक्रय करता है, मतलब बेच देता है, ठीक है, अपने अंश किसी और व्यक्ति को बेच देता है, अपनी मर्जी से बेचता है किसी कंसाइनेशन, किसी प्रतिफल के बदले, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। और यहाँ ध्यान रखना कि जो ट्रांसफर, जो इस तरह के शेयर किसी व्यक्ति को बेचता है तो इसमें कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती अगर अंश छीन लिया जाए या उन अंशों को फॉरफीचर कर लिया जाए, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं माना जाए। ट्रांसफर ऑफ शेयर में व्यक्ति की मर्जी होती है, जो शेयर होल्डर होता है उसकी मर्जी होती है, उस पर कानून के द्वारा थोपा नहीं जाता कि आप किसी को शेयर दें, ठीक है, उसकी मर्जी के अनुसार किसी कंसाइनेशन के बदले जब वो अपनी मर्जी से अपने अंशों को किसी को बेचता है तो उसको, ठीक है, यानी विक्रय अधिनियम के अधीन, यानी कोई सेल्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने जो शेयर है वो उसको विक्रय कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि वो अपने अंशों का अंतरण कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, कानून के द्वारा कोई उसको क्या है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि उसको फोर्स नहीं किया जा रहा, ठीक है, कानून के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा, उसके जो अंश शेयर है उसको किसी तरह से फॉरफीचर नहीं किया जा रहा है, कोई जो कानून के द्वारा जो अंश है उसकी नीलामी नहीं की जा रही है, ठीक है, कोई ऑक्शन नहीं किया जा रहा है उनके शेयर का, तो वो होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। मीनिंग समझ में आया, बुक में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके मीनिंग को लिख लीजिए, ठीक है।
यानी जो शेयर है उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है, कानून के द्वारा उसको फोर्स नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज को बोलते हैं प्रतिभूतियों का पारेषण या हस्तांतरण। ठीक है, प्रतिभूतियों का पारेषण या हस्तांतरण। प्रतिभूतियों का पारेषण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है। तो देखिए जो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है ये होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी व्हेन द शेयर ऑफ ए मेंबर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन बाय ऑपरेशन ऑफ, यानी अब जो पर्सन है उसके जो शेयर है उसकी मर्जी से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, बट कानून के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ठीक है, अनदर पर्सन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण ट्रांसफर हो रहा है। इट इज सेड टू बी द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, देखिए जनरली द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है, व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, यानी जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जो शेयर है वो ट्रांसफर होते हैं, इसमें किस कंडीशन में होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लॉ, कानून के द्वारा ट्रांसफर होते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डर की मर्जी से नहीं हो रहा है, इसमें अपनी इच्छा से वो बेचता है, इसमें अपनी इच्छा से नहीं बेच रहा है, और कानून के द्वारा ट्रांसफर होती है सिक्योरिटी। तो किन किन केस में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो पहला है इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है वो है ओनली दैट ऑफ अ मेंबर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन में मर्जी नहीं होती। क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी में कि जो शेयर है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी किस पे होती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के द्वारा होता है शेयर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। और किन किन सिचुएशन में ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती है, तो देखिए पहली सिचुएशन है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, पहली सिचुएशन है इसमें कि ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर। फर्स्ट सिचुएशन इज डेथ ऑफ अ मेंबर, यानी किसी सदस्य की मृत्यु होने पर। ठीक है, इन किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, तो अगर किसी सदस्य है उसकी मौत हो जाती है तो जो शेयर है वो उसके नॉमिनी को ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव को या सक्सेसर। ठीक है, यानी उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को क्या हो जाता है, प्रतिभूति क्या है, पारेषण किया जाता है किसी सदस्य की मृत्यु होने पर। ऑन द डेथ ऑफ ए मेंबर, किसी जो मेंबर है उसी मेंबर की अगर डेथ हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका नॉमिनी होता है या उसका जो सक्सेसर होता है उसके नाम पर वो शेयर क्या है, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें सिचुएशन ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, किसी मेंबर के दिवालिया हो जाने पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, किसी सदस्य का क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। ठीक है, किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर ऑन द इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, ठीक है, सॉरी दिवालिया हो जाने पर उसके द शेयर आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफिशियल रिसीवर असाइनी या लिक्विडेट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो लिक्विडेट
जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 कंडीशन होती है जो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का मीनिंग समझ में आया। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है? प्रतिभूतियों का अंतरण। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी प्रतिभूतियों का जो हम ट्रांसफर ऑफ शेयर में तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने अंश को किसी और को ट्रांसफर करता है, इसमें कानून के द्वारा उनको थोपा नहीं जाता है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर के बदले में, किसी कंसाइडेशन के बदले में वो अपने अंश है जो ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों का प्रेषण या हस्तांतरण, इसमें कानून के द्वारा फोर्स किया जाता है एक व्यक्ति के जो शेयर किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन सिचुएशन में कि अगर जो शेयर होल्डर है उनके डेथ ऑफ मेंबर, उस शेयर होल्डर की अगर मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में उसका जो नॉमिनी होता है उसका वो शेयर क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिशन हो जाते हैं। सेकेंड कंडीशन, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर, अगर मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो इस कंडीशन में जो लिक्विडेटेड होता है, जो उस कंपनी का समापक होता है, जिस कंपनी को समाप्त कर रहा है, जो असाइन नहीं होता है, उसके पास कंपनी उसके जो शेयर है वो चले जाते हैं, ट्रांसमिशन हो जाते हैं। ऑन द लुनेसी ऑफ द मेंबर, अगर मेंबर है पागल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो उसका रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है या उसका कोई गार्डियन यानी संरक्षक नियुक्त किया है, तो उस जो संरक्षण के पास क्या चले जाते हैं, उसके शेयर क्या है, ट्रांसमिशन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी